नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। आगामी 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन। जातिगत जनगणना को लेकर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने लगाया भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य पर एनएसयूआई ने लगाए गंभीर आरोप। और दशहरे के दिन हुए मामूली विवाद के चलते इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आगामी 20 अक्टूबर को रीवा के एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले 21 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होना था। कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री बनारस से 2 बजे से 3 बजे के बीच एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। रीवा में समारोह के मंची कार्यक्रम होंगे। रीवा की चुरहटा हवाई पट्टी का विस्तार करके रीवा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। तारीख का जो अपना कार्यक्रम है रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उसको वर्चुअली इनॉग्रेट करेंगे। माननीय सीएम साहब और माननीय प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम साहब यहाँ रीवा एयरपोर्ट से कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी कि इसमें चूंकि रीवा में आने वाले 2-3 दिनों में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव भी प्लान की गई है, तो रीवा के उद्यमियों से और रीवा संभाग के अन्य जिलों के उद्यमियों से माननीय सीएम साहब 1 घंटा पहले चर्चा भी करेंगे, ताकि जो आरआईसी होनी है उसमें उसको लेकर के प्रिपेयर्डनेस हो या अन्य कोई विषय हो जो उद्यमियों की, वो संज्ञान में आ जाए। इसके अलावा अपना फिर कार्यक्रम मुख्य रहेगा। उस मुख्य कार्यक्रम में जो माननीय पीएम साहब का जब वर्चुअल आगमन होगा, उसके बाद में रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। और रीवा से भोपाल की जो फ्लाइट है, जो फ्लाई बिग कंपनी है जिसको ये काम दिया गया है, वो अपना एक रीवा से भोपाल की फ्लाइट को भी जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा मौजूदा भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान आज राज्यसभा सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। यदि जातिगत की जनगणना हो जाती है तो लोगों को भ्रम दूर हो जाएंगे और बीजेपी की पोल खुल जाएगी। देश हित में जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है कि आज हर जाति में गरीब और शोषित लोग हैं और ऐसे लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और यह तभी संभव है जब जातिगत जनगणना के साथ आर्थिक जनगणना होगी। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार एक जाति विशेष का मुद्दा बनाकर अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। लेकिन जातिगत जनगणना होने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। आइए सुनते हैं कि राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल आखिर क्यों मानते हैं कि देश हित में जातिगत जनगणना जरूरी है। देश की जितनी संख्या है, जिस तरह से उनकी सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थिति है, उसके आधार पर जो उनको प्रगति और विकास में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, शासन प्रशासन में भागीदारी मिलनी चाहिए, आज वो भागीदारी उपलब्ध नहीं हो रही है। जो बजट का आवंटन भी होता है, बजट का आवंटन का लाभ भी उनको उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उनकी पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था हो, उनकी सामाजिक संरचना की व्यवस्था हो। इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण जब भी कभी ऐसा प्रकरण सामने सरकार के सामने आता है, न्यायालय के सामने आता है, तो सबसे पहले सबूत मांगा जाता है कि भाई आप किस आधार पर कह रहे हैं, आपका आधार क्या है कि आपकी आबादी इतनी है, इस वजह से इतना मिलना चाहिए। तो उसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। इस वजह से जरूरी है कि उसका एक प्रमाणित आधार हो, जिसके लिए जरूरत इस बात की है कि सेंसस जाति के आधार पर सेंसस कराई जाए, गणना कराई जाए, ताकि उसके आधार पर उनकी जो भागीदारी हर क्षेत्र में सुनिश्चित होनी चाहिए, एक अधिकृत आंकड़ा आ सके, अधिकृत जानकारी सरकार के पास हो, जिसके आधार पर कोई योजना बनती है, कोई प्लान बनता है, कोई नीति बनती है, तो उसके आधार पर बनाए ताकि उसका लाभ उन लोगों को मिल सके। इसलिए जातिगत गणना आवश्यक है। और जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसी के आधार पर कहीं पर आज 6% है, कहीं किसी चीज में 5% है, किसी में 27% है। तो ये भी एक सुनिश्चित हो सके कि जो किसी वजह से आरक्षण के विसंगति है, वो उस विसंगति को दूर किया जाए और जो उनको वास्तव में जितना आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो प्रत्येक वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सके। इसलिए जरूरत इस बात की है नए परिप्रेक्ष्य में
कि जातिगत गणना कराई जाए। दशहरे के दिन हुए मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुड़ थाना अंतर्गत दशहरा के दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था। बताया जा रहा कि विवाद दो गुटों के बीच हुआ, जिसमें तरुण कुमार पटेल के ऊपर दीपक कोल, राकेश कोल और विजेंद्र कोल हमला कर दिए और पेट में लात मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया और उसके बाद उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि इसकी शिकायत गुड़ थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं हुई। ये घटना दिनांक 12/10 की है। दशहरा के दिन दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ था, तो वहाँ विसर्जन करने जाने की तैयारी चल रही थी। रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पे काफी लोग इकट्ठे थे। तो ये तरुण पटेल के छोटे वाले लड़के, इनके भाई छोटे वाले वहीं पे थे, तो वहाँ कुछ बात को लेकर के वाद विवाद हो गई, तो उनके साथ मारपीट करने लगे। ये पुष्पन था जिससे मारपीट शुरू हुई, और वहीं पे तरुण पटेल भी थे, उनके पिताजी भी थे। तो वहाँ ये 3 कोल के लड़के थे, जिनका नाम दीपक कोल था, राकेश कोल था और विजेंद्र कोल। ये फौजी वाला वो बूट पहने हुए थे, मोटा वाला। तो उनके पिताजी छुड़ाने गए कि क्यों मारपीट कर रहे हो, तो वो पेट में लात मार दिया। वो अब मारे लात तो सीधे पेट में ही लग गया, वो गिर गए, एक लात और मार दिया। फिर बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पे पकड़ा धरी हुआ और लोग अपने अपने घर चले गए। ये पेट इनका रात भर पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, तो उसी डॉक्टर को वहीं पे लोकल एक आध दो दवाई गोली खावाए और फिर एम्बुलेंस मंगाए, और एम्बुलेंस को लेकर के यहाँ 13 तारीख को जेएमएच रीवा में लाए, एडमिट किए, और 13 तारीख को ही थाना गुड़ में इसकी रिपोर्ट की गई। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं और उनके किए गए घोटालों को लेकर आज एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई छात्र संगठन ने बताया कि शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य बीके अग्रवाल कई वर्षों से कॉलेज में टिके हुए हैं और उनके द्वारा कई तरह की घोटाले किए गए हैं, जैसे पेंशन घोटाला, पेमेंट घोटाला, संबल राशि और मेधावी छात्रों की राशि न प्रदान करना सहित कई अन्य अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसको लेकर प्रशासन को जानकारी दी गई। इस संबंध में एनएसयूआई के जिला संयोजक पशुपतिनाथ पांडे से हमने बात की। महाविद्यालय में आज ये 2000 लगभग 17 से भी यहाँ पे पदस्थ हैं, तब से लेकर के आज 2024 तक जितनी भी पेंशन योजना और ये जो यहाँ के प्राध्यापक हैं उनकी जो पेमेंट आती थी, तो ये एक चालू खाता महाविद्यालय में होल्ड करते थे ये करोड़ों, और उसकी ब्याज आती थी, तो फिर ये 3-4 महीने बाद उसको प्राध्यापक जो यहाँ कर्मचारी हैं उनके खातों में भेजते थे। दूसरी यहाँ की है कि यहाँ पे जो संबल और मेधावी योजना है, तो उनकी राशि यहाँ पे अप्रैल महीने से आ चुकी है महाविद्यालय खाते में, लेकिन अभी तक इन्होंने छात्रों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि नहीं भेजी है। इसका एक घोटाला यहाँ पे सामने आया है। तीसरा घोटाला यहाँ पे सामने आया है कि इन्होंने आरजीपीवी के द्वारा जो यहाँ पे कॉपियां चेक करने के लिए दी जाती थी, तो 2017 से ये कॉपी स्कूल के शिक्षकों से चेक करवा रहे हैं, जबकि वहाँ की गाइडलाइन में साफ दिया गया है कि जो महाविद्यालय में 3 वर्ष से अध्ययनरत प्राध्यापक हैं जिनका अनुभव है, उनसे ही ये कॉपी चेक करवाएं। लेकिन इन्होंने तब से लेकर के आज तक, और हमारे कार्यकर्ता आरटीआई लगाते हैं, उसका भी जवाब देने को ये तैयार नहीं है। हमारे विद्यार्थी परिषद प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, तो इनका अड़ियल स्वभाव है, ये शांति से बैठ करके और हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। नहीं, ये हंगामे की स्थिति का तो हमें बिल्कुल अंदेशा नहीं था, ना तो इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्म किया पहले से। अब कोई अचानक ही आ जाए तो कोई क्या करे, है ना। लेकिन हाँ, इनके जो भी मुद्दे थे उनके सबके जवाब हैं बाकायदा। समय तो दें, ये कहते हैं इसी वक्त जवाब दीजिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। आरटीआई लगाई सकती है, आरटीआई का जवाब जा चुका है, उसको दोबारा एक कॉपी देने को हम तैयार हैं, तो वो सुनने को तैयार नहीं है। वीसी का क्या नाम है? वीसी 1 दिन के लिए 24 मई को आए थे यहाँ ज्वाइन करने। अब वो किस माध्यम से आए, कौन सी कार से आए, ये तो मेरा मुद्दा नहीं है भाई। मैं वही उनको समझा रहा हूँ, ट्रेन से आए, काहे से आए, वो कह रहे हैं नहीं आप प्रूफ दीजिए। भाई मैं कहाँ से प्रूफ दे दूँ?
वो ये उनको शासन ने यहाँ पे सस्पेंड करने के बाद वो किया, अटैच किया रीवा मुख्यालय, उनका रीवा किया गया। तो 24 मई को रीवा आए थे एक दिन के लिए, उसके बाद वो 2 बार और आए हैं एक दिन के लिए बस। और उसके बाद हमने शासन को लिख दिया कि ये मुख्यालय पे नहीं रहते। शासन से पत्र आ गया है कि बिना मुख्यालय के रहे इनको निर्वाह भत्ते का कोई भी कार्रवाई न की जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो उनको आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ, एक पैसे का भी। फंड कोई भी होल्ड, इनका कहना है कि 8 महीने होल्ड करके 45 लाख रुपए प्रिंसिपल ने डकार लिए, ये आरोप है ना। मैं इस पर खुद जवाब दे रहा हूँ। एनपीएस की राशि जो है यहाँ करंट अकाउंट में रखी जाती है, लेकिन करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है। इनका कहना है कि आप ब्याज खा जाते हैं, उसको राशि को जानबूझ के होल्ड करके उस राशि का लाखों रुपए ब्याज जो है आप खा गए, इनका ही कहना है। 88-85 मद में जो पैसा आता है शासन से, वो कभी कभी 3-3, 4-4 महीने में लेट हो जाता है। इस कारण सैलरी में लेट होता है, सैलरी में लेट होने से एनपीएस में लेट होता है। शासन ने इसके लिए जांच बैठा दी है और राजस्व आयुक्त यहाँ रीवा के जो वो हैं कमिश्नर, उनने भी एक जांच बैठा दी। अब शासन स्तर से इतनी बड़े लेवल पे मेरी जांच जब हो रही है इस मुद्दे पे, तो मैं ये कह रहे हैं मुझे अभी जवाब दो। अभी कैसे जवाब दूं? उस जांच का जो प्रतिवेदन मैं उनको भेजूंगा, वो इसकी कॉपी इनको दे दूंगा। वहीं मामले को लेकर क्या कहना है एसडीओ यतीश शुक्ला का, आइए आपको सुनवाते हैं। ये आज इंजीनियरिंग कॉलेज में एबीवीपी संगठन के द्वारा पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। उनकी जो मुख्य मांगे हैं उनमें से उनके द्वारा एक आरटीआई लगाई गई है, उस आरटीआई का जवाब चाहते हैं वो। और प्लस जो प्रोफेसर सुशील कुमार यहाँ पर आए हैं ज्वाइनिंग के लिए, उनके ज्वाइनिंग के संबंध में जानकारी चाहते हैं कि वो उन्होंने कब ज्वाइनिंग की और किस रास्ते वो यहाँ रीवा में आए थे। इस संबंध में कहना है कि को लेकर के वो शासन स्तर से अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो वो उसी स्तर पर जवाब दे सकता है। इसके बारे में आश्वासन के लिए समय मांगा जा रहा है। जो भी जानकारी वो चाहते हैं कॉलेज स्तर से, तो उसके लिए 7 दिन का उनसे समय मांगा चाहा जा रहा है कि 7 दिन का समय दे दें, उसके बाद प्रिंसिपल साहब उनको बुला करके समस्त जानकारी उपलब्ध करा देंगे। अब उसके तो जांच के बिना कुछ भी तजर्बा आएगा उसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। सतना से लौट रहे युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में पीड़ित के परिजनों ने बताया कि सकीम मोहम्मद सतना से लौट रहे थे, जहां उनकी बाईपास में ट्रक से टकराने के बाद हालत गंभीर हुई और उन्हें संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद खुर्शीद, क्या घटना हुई? ये कल सतना से आ रहे थे, है ना। अब मतलब खटखरी मार्केट में उनका माल खाली होता था, तभी आते वक्त में इधर से 60 ट्रक जा रहा था, उधर से वो आ रहे थे। अभी ये दोनों आदमी टकरा गए। अभी ये हम लोगों को खबर 3-3:30 बजे के लमसम में हुई। अभी ये घटना का असल तो मालूम नहीं कि भाई कितनी वक्त हुआ। वार्ड क्रमांक 9 व 10 के निवासियों ने आज खराब सड़क को लेकर नीम चौराहे में जाम लगा दिया। जाम के दौरान छोटे बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं सभी उपस्थित रहे और जल्दी कार्यवाही की मांग की। रीवा शहर में इन दिनों सीवर लाइन निर्माण का कार्य चल रहा है। इस दौरान पूरे शहर की सड़क खोदी जा चुकी है। मोहल्ले के भीतर लोगों का चलना दुश्वार है। इन सड़कों के कारण कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, जिसको लेकर रीवा 24 न्यूज ने पहले भी कई बार जनता की आवाज उठाई थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़कों का बुरा हाल है। खराब सड़कों को लेकर पिछले 8 महीने से परेशान चल रहे लोग नीम चौराहे और अजगरहा के निवासियों ने आज जाम लगा दिया और व्यवस्था पूरी करने की मांग की। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सड़क पिछले 8 महीने से स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि निकलना मुश्किल हो गया। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बुजुर्ग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, वहीं धूल के कारण व्यापारियों का बुरा हाल है। आइए पहले आपको सुनाते हैं क्या कहना है समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासियों का। सर, चक्का जाम के लिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जैसे हमारी रोड थी वैसे ही कर दिया जाए। सीवर कंपनी से कई बार हमने निवेदन किया, लिखित में किया, मौखिक में किया, प्रशासन में किया, पार्षद के माध्यम से किया। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी काफी हैं,
उनको भी कहा और उन्होंने भी ठेकेदार को कहा, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार का काम न करना उसकी हठधर्मिता दर्शाता है। वो बताना चाहता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन मैं वो ऐसा नहीं करूंगा जैसी जनता चाहेगी। कब से ये स्थिति है सड़क? ये फरवरी में इसकी खुदाई फरवरी लास्ट में खत्म हो गई थी और उसके बाद है ना इसको ये लेवल करके बराबर करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया ठेकेदार ने। हमने मई में भी एक अल्टीमेटम दिया उन्हें, तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला कि 10 दिन में ये काम हो जाएगा। अभी अभिषेक अग्निहोत्री आपको डिटेल में बता भी चुके हैं। हम लोग यहाँ से रोजाना निकलते हैं, बुजुर्ग लोग हैं और कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, और इतना डर लगता है इस रोड पर से चलते में कहीं हाथ पैर न टूट जाए। और आदमी कुछ नहीं करेगा तो कम से कम अपना सामान लेने के लिए तो घर से बाहर निकलेगा, ना सब्जी लेने जा सकते, ना किराना लेने जा सकते। और एक दिन की बात नहीं है ये सालों से ऐसी इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। कभी इनके यहाँ किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, कभी किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, और उसके बाद ठेकेदार को ये लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं मालूम नहीं है। किसी भी खुदाई के बाद ठेकेदार को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए कि कम से कम ये रोड जिस तरह की बनी हुई थी वापस वो उस तरह से कर दे। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन भी लीपापोती करके निकल जाता है। हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी को मानते थे, जो हमारे डिप्टी सीएम है, हम ये मानते थे कि वो यहाँ के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो सारा मध्य प्रदेश देखने लगे हैं पूरा। उनका रीवा शहर की तरफ अब कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोगों को अब इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हैं उसमें 90% वोटर बीजेपी के हैं, राजेंद्र शुक्ला जी के हैं, लेकिन ये सब लोग अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग भविष्य में कभी भी कोई चुनाव होगा तो हमको अपने वोट पे भी। वहीं पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि बरसात के कारण डामर का काम बंद रहता है, इस वजह से डामरीकरण नहीं हो पाया। वहीं सीवर लाइन 6 फीट गहरी खोदी गई, जिससे सेट होने में समय लगता है। प्रशासनिक अधिकारियों का यह तर्क कुछ मायनों में सही लगता है, लेकिन बरसात में सिर्फ 2 महीने ही डामर का काम बंद रहता है, बाकी 8 महीने से ठेकेदार क्या कर रहा था, इस पर सवाल बनता है। आइए जानते हैं क्या कहना है इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों का। सड़क जो है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाए। 1 साल से परेशान है। 1 साल से परेशान है। एक्चुअल क्या होता है, जब भी कहीं भी लाइन डाली जाती है, क्योंकि यहाँ 5 से 6 मीटर डेप्थ में खुदाई हुई है, लाइन डाली गई है, तो उसका सेटलमेंट होता है। जब वो सेटलमेंट हो जाता है तब आदमी उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता। तो उसके चक्कर में जो है, क्योंकि बरसात थी, यहाँ डामरीकरण होना था, पूरे प्लांट बंद रहते हैं, इसलिए अब प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल काम कराया है। नहीं, फिर नहीं खोदेगा, काम कंप्लीट, सीवेज काम कंप्लीट हो गया। इस सड़क किस तरह बनेगी? जी सड़क जी हाँ, कैसी बनेगी सड़क? सड़क हाँ डामरीकरण बनेगी, डामरीकरण जो जैसी रोड थी वैसी बनी जाएगी। जी नगर निगम क्या इसी का इंतजार कर रहा था? नहीं, नगर निगम इसका इंतजार नहीं कर रहा था। नगर निगम टाइम पे काम करता है। बरसात चूंकि हमने आपको बताया ना कि चूंकि प्लांट बंद रहते हैं डामरीकरण के, बरसात बाद प्लांट चालू होते हैं। अभी प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल कार्य डामरीकरण का कराया जा रहा है। कब तक ये पूरा हो जाएगा? अब ये विदिन वीक अपन ट्राई करेंगे, विदिन वीक कंप्लीट हो जाए। अमरूद से लदे तेज रफ्तार ओवरलोडेड वाहन की ठोकर से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि अमृतलाल सुबह 4 बजे जेपी की ओर जा रहे थे कि रास्ते में सामने से आ रहे अमरूद से लदे पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप भी पलट गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हमारे बड़े भाई हैं, एक्सीडेंट जा रहे थे जेपी, वहाँ एक्सीडेंट हो गए। जी बेन से सर, बेन से पिकअप सर, पिकअप और मोटरसाइकिल से जा रहे थे ड्यूटी, तो उनका फिर वहीं से टर्निंग में एक्सीडेंट हुआ है। और अमृतलाल पटेल उनका नाम है। 4 बजे उनको ड्यूटी जा रहे थे जेपी में, और वो रास्ते में उधर से पिकअप आ रहा था और वो ठोकर मार दिया। काफ़ी स्पीड में था और उसने इतना तेज से ठोकर मारा कि उनकी वही देन देर मतलब वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। पिकअप सर, हाँ पिकअप भी पलट गई है और वो तो वहीं स्पॉट में खत्म हो गए हैं। पद्मधर पार्क में भरत मिलाप कार्यक्रम के आयोजन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और 2 दल अब आमने सामने हैं। विजयादशमी उत्सव समाप्त होने के बाद 19 अक्टूबर को भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम से पहले स्थान को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है।
19 अक्टूबर को होने वाले भरत मिलाप कार्यक्रम के लिए विजयदशमी उत्सव समिति के द्वारा नगर निगम से पद्मधर पार्क मांगा गया था, लेकिन अब यह मुद्दा राजनीतिक होता जा रहा। निर्माणाधीन लाल पद्मधर पार्क में भारत मिलन कार्यक्रम की जानकारी होने के बाद महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा कमिश्नर को पत्र लिखकर जानकारी दी गई कि पार्क अभी निर्माणाधीन है और ऐसे में आयोजन करने में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इधर MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और नारियल और अगरबत्ती लेकर उद्घाटन की ताक में लगे रहते हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। अब देखना यह है कि कल होने वाले भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन पद्मधर पार्क में होता है या फिर इसके लिए कोई अन्य स्थान निर्धारित होता है। नगर विजयदशमी उत्सव समिति के द्वारा माननीय महापौर जी को 15 तारीख को पत्र दिया गया कि हमें लाल पद्मधर सिंह पार्क निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। उस पत्र का माननीय महापौर जी ने आयुक्त महोदय को पत्र लिख के कहा कि अभी कार्य अधूरा है, अधूरे कार्य को हम किसी के लिए नहीं, आयोजन के लिए नहीं दे सकते हैं, और जब कार्य पूरा हो जाएगा तो उसका शुल्क निर्धारण के लिए MIC और परिषद तक जाएगा। इसके बाद ही हम कोई स्थान किसी को आयोजन के लिए दे सकते हैं। पर यहाँ पर माननीय हमारे जो डिप्टी CM साहब हैं, उनकी एक परंपरा बना लिए हैं अधूरे कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का। एक हाथ में कैंची, एक हाथ में नारियल लेके चलने की उनकी परंपरा हो चुकी है। अधूरी बिल्डिंग, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग को मालूम है कि कई बिल्डिंग, कई सड़कों को उन्होंने अधूरे कार्य का भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वही हाल लाल पद्मधर सिंह करने का उनका उद्देश्य है, शुभारंभ करने का उद्देश्य है, नारियल फोड़ने का उद्देश्य है। क्योंकि ये लाल पद्मधर सिंह पार्क स्वर्गीय श्री सिन्हा तिवारी जी की देन थी। उसके बाद उस सौंदर्यीकरण कार्य माननीय महापौर जी के द्वारा MIC के द्वारा कराया जा रहा है। तो ये चीज हमारे यहाँ के डिप्टी CM जी को चुभ रही है। इस चुभने के कारण वो यहाँ पे जबरन लोकार्पण करने के उद्देश्य से भरत मिलान कार्यक्रम करा रहे हैं। और हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा एयरपोर्ट का नामकरण प्रथम सांसद राजभान सिंह तिवारी के नाम करने आज सरपंच महासंघ के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन दाताओं ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट का नामकरण इनके नाम से करने पर वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियां इनके योगदान को स्मरण कर सकेंगी, साथ ही साथ इनकी स्मृति में भी स्थापित किया जाएगा। ज्ञापन दाताओं ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट का नामकरण इनके नाम करने पर वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां इनके योगदान को स्मरण करेंगी।
नाम को, इस तरह के महान सपूतों के नाम को लेकर आने वाली नई पीढ़ी जिससे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसीलिए आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय संभागायुक्त के माध्यम से रीवा एयरपोर्ट का नामकरण रीवा के प्रथम सांसद सरदार राजभान सिंह तिवारी के नाम करने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जिससे आने वाली पीढ़ी देशभक्ति की ABCD सीखे इनसे और देशभक्ति का जज्बा उसके अंदर जागृत हो, ताकि नए नए देशभक्तों की एक पंक्ति, एक कतार खड़ी हो, ताकि दुश्मन देश, कोई भी दुश्मन हमारी देश की ओर आंख उठाकर देखने का साहस न करे। ये तब होगा जब हम महान पुरुषों को स्मरण करेंगे, उनके नाम को अमर करेंगे, उनके नाम को जीवंत करेंगे। इसी सिलसिले में हम लोगों ने ऐसे महान स्वर्गीय सरदार राजभान सिंह तिवारी रीवा के प्रथम सांसद के नाम रीवा एयरपोर्ट का नामकरण करने के लिए ज्ञापन सौंपा है और ये आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे और रीवा एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय सरदार राजभान सिंह तिवारी के नाम पर होगा। जय हिंद। 6 साल बाद बिजली कनेक्शन मिलने की खुशी में आज आदिवासी परिवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। गुड़ थाना अंतर्गत तमरा के रहने वाला राम लाल को पिछले 6 साल से बिजली के कनेक्शन के लिए भटक रहे थे। 6 साल में 7 कलेक्टर आए और 30 से अधिक जगह शिकायतें की। उसके बाद 1 अक्टूबर को एक बार फिर जनसुनवाई के दौरान रामलाल कलेक्ट्रेट कार्यालय कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद 15 अक्टूबर को उसके घर में बिजली का करंट दौड़ गया। आज इसी खुशी में अपने परिवार के साथ रामलाल कलेक्ट्रेट आया और कलेक्टर प्रतिभा पाल को मिठाई खिलाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। सर, मैं 1 अक्टूबर 2024 को शिकायत करने आए थे। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार हमारे गाँव में चढ़ गया, तो केबिल नहीं लग रही थी, तो दीदी जी द्वारा हमारे यहाँ केबिल 15/10 को केबिल लग गई है, तो हम लोग खुशी में दीदी जी से मिलने आए हैं। दीदी कलेक्टर साहब? जी जी जी। कितने सालों से वहाँ पे लाइट नहीं? साल मैं 6 साल से आ रहा था और हमारी केबिल नहीं लग रही थी, लेकिन अगर इस तरह जैसे हमारे रीवा में कलेक्टर हैं, तो अगर मध्य प्रदेश में 54 जिले में अगर इस तरह के कलेक्टर हो जाएं तो हमारा मध्य प्रदेश 1 नंबर में बन सकता है। गरीब से गरीब की जो सुनाई होती, लेकिन हमारे रीवा में मीडिया, पेपर मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा अच्छा स्टाफ प्रसारण करे, इसी का नतीजा हमारा निकल गया है। नहीं 15 दिन के अंदर अंदर केबिल लग गई है। इसके पहले कहाँ शिकायत? मैं इससे पहले सर कम से कम 25-30 बार तो यहीं कलेक्ट्रेट में करा हूँ, बाकी कमिश्नर महोदय के यहाँ करा हूँ, अधीक्षक महोदय करा हूँ, जबलपुर करा हूँ, कोरियर द्वारा भेज के, जहाँ जहाँ ऑफिस थी बिजली विभाग की सब सारी जगह करा हूँ सर, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। युवा उत्सव 2024 का आज से प्रदेश भर के सभी महाविद्यालयों में आगाज हो गया। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सन 2024 के युवा उत्सव का महाविद्यालय स्तर पर आज दिनांक 18 अक्टूबर से हुआ। महाविद्यालय स्तर के युवा उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन 3 दिवसीय होगा, जो 18, 19 और 21 अक्टूबर को 1
कल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य, पेंटिंग, भाषण, वाद विवाद एवं अन्य प्रतियोगिताओं द्वारा संपादित कराए जाएंगे। महाविद्यालय स्तर के जिला उत्सव कार्यक्रम में आज पीएम एक्सीलेंस रीवा शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर केशव कलित तिवारी ने बताया कि हमारे यहां आज प्रथम दिवस में एकल गायन, शास्त्रीय और सम विद्या एवं समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य की प्रतियोगिताएं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए करवाई गई। युवा संवाद नहीं, युवा उत्सव। हाँ, युवा उत्सव है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हर वर्ष युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए और उनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए एक मंच है। ये महाविद्यालय एक मंच उपलब्ध कराता है, जिसके द्वारा बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे सामने निखर कर आती हैं और इसके हम प्रभारी हैं। और ये कार्यक्रम जैसा कि सर ने बताया 3 दिवसीय है। तो आज शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, एकल नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत, हम युवाओं को जमीन से जोड़ते हैं और अपने साहित्य से, अपने संगीत से, अपने भारतीय परंपरा से जोड़ करके विद्यार्थियों को और सबसे रूबरू करा, हम युवाओं को तैयार रखें कि पूरी तरह से अपने भारतीय संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना ज्ञान, खेल, हर चीज़ में ये अपनी प्रतिभा को दिखाएं और सबसे आगे आएं। इसमें मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार प्रत्येक वर्ष युवा उत्सव का कार्यक्रम छात्र छात्राओं के लिए स्पर्धाएं आयोजित करके मनाया जाता है। उसी प्रकार 18, 19 और 21 तारीख को 3 दिवसीय युवा उत्सव कार्यक्रम हो रहा है। इसमें विभिन्न विधाओं में छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इसमें एकल नृत्य, एकल गायन, शास्त्रीय संगीत और परिचर्चा, रंगोली आदि विविध प्रकार के विषय सम्मिलित किए गए हैं। जो विद्यार्थी इसमें स्थान प्राप्त करेंगे और उनको जिला स्तरीय, फिर संभाग स्तरीय, फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। कितने दिवसीय? आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।